हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का हर एक क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ख़ासकर सारे वनडे एग्जाम के लिए भी बात करेंगे और कंटेंट आपके यूपीएससी लेवल तक मदद तो कर ही सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में दो डिफिनीसन समझ लेते हैं। दो डिफिनीसन में क्या समझते हैं कि एक बात हमें बताइए आप कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों क्या सेम होते हैं क्या? पहले ये बताइए हमें, इकोनॉमिक्स दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है? देखिए, इकोनॉमिक्स हम लोग इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो, लिमिटेड रिसोर्स हो और हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जितने लोग हैं ना, सबके पास है ना लिमिटेड ही रिसोर्स हो, चाहे कोई हो, ठीक है। टाइम तो सबके पास लिमिटेड है ही है। खैर, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? जितने भी हमारे यहाँ क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे एक्टिविटी में कि इसका जो रूल रेगुलेशन बनेंगे, क्या बनेंगे, रूल रेगुलेशन। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव, कहने का मतलब है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का कौन रूल रेगुलेशन बना रहा है। रूल रेगुलेशन जब हम बना रहे होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए वो इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का आप बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इस सब्जेक्ट को समझे कैसे, समझे। तो इसमें समझने के लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आइए, एक देखिए टाइम जोन। टाइम जोन को ठीक से समझिए कि टाइम जोन हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, टाइम जोन को दो में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। एक हमारा होगा वर्टिकल, एक क्या होगा, वर्टिकल टाइम जोन। ये इकोनॉमिक्स समझने में बहुत आपका हेल्प करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, वर्टिकल और दूसरा फॉलो करेंगे हम लोग। वर्टिकल कहने का मतलब एकदम सीधा सीधा ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा फॉलो करेंगे हम लोग हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल फॉलो करेंगे इस तरीके से। अब इसमें इस तरीके से ऐसा क्या फॉलो करने वाले हैं, समझिए। देखिए, पहले हॉरिजेंटल टाइम जोन समझ लीजिए। हॉरिजेंटल टाइम जोन कहने का मतलब ये है कि उसी टाइम पीरियड में लगभग हमारे यहाँ, अगर आप कंट्री की बात करेंगे तो हम इस सिंबल के साथ लिख रहे हैं 193 कंट्री, क्योंकि आप कहने वाले होंगे कि सर 210 भी होता है, 208 भी होता है, 180 कभी कभी कहती है। तो ये सबका अपना अपना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री का नेम है। खैर, उस पर बाद में बात किया जाएगा। आइए, तो ऐसा है कि मान लीजिए 190 कंट्री है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम जोन में, हॉरिजेंटल टाइम जोन में ये देख रहे हैं कि उसी टाइम जोन में, जैसे सपोज करिए कि 1600 है हमारे पास, ठीक है। और 1600 में इंडिया में कैसा एक्टिविटी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यूएसए में कैसा हो रहा है, यूके में कैसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा हो रहा है, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम के बारे में जब हम लोग इस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल टाइम जोन, ठीक है। एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग कंट्री के बारे में, यहाँ पे चाइना की भी बात कर लेते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है उसी टाइम में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल टाइम जोन। वर्टिकल टाइम जोन कहने का मतलब क्या है कि एक ही कंट्री को उठाए और उसमें देख रहे हैं हम लोग, कोई भी एक कंट्री को उठाते हैं और उसमें देख रहे हैं कि 1600 में क्या हुआ, 1700 में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, 1800 में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, 1900 में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, डॉट 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 करते हुए 2024 तक आएंगे। और बेसिकली हम लोगों को पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमिक की स्टडी कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक्स के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग किसको स्टडी करेंगे, इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये आपको एक आउटलाइन मिल चुका होगा कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे समझें। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है।
तो चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं क्या है हम लोगों का। पहला देख लीजिए, यहाँ पे वही बात किया गया है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक की बात करा गया है। तो इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, वही देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि कुछ इकोनॉमिक्स को इस तरीके से हम लोग विवरण कर देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स है, एक अनलिमिटेड डिजायर्ड है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए मैनेजमेंट एंड रिसोर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारे इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ हम लोग प्रिंसिपल और बेस स्टडी करेंगे। और इकोनॉमिक्स जो होगा यहाँ पे अर्थशास्त्र है हिंदी में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स वही रूल रेगुलेशंस के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है, तो इसके बारे में देखेंगे कि जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले, इससे पहले यहाँ देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के डिफिनीशंस में आने से पहले कुछ बातें हम आप लोगों से कर लें, फिर बात करते हैं। देखिए इंडिया में का जो इकोनॉमिक का सबसे बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं, वो इंडिया मत कहिए, उस समय इंडिया तो बाद में नाम दिया गया, ठीक है, भारत या भारतवर्ष कहिए, ठीक है। क्यों, यहाँ पे विष्णु हमारे चाणक्य हुए और विष्णु गुप्त भी हुए। इन लोगों के इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहा गया, इकोनॉमिस्ट कहा गया। चाणक्य या कौटिल्य लिख लीजिए, कौटिल्य को, इनको सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कहा गया, और इंडिया में, ठीक है। और ये बहुत पहले आए, ठीक। मगर जब हम लोग यूके और में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को एडम स्मिथ के बारे में पढ़ने को मिलता है, और वो पहला बुक लॉन्च करते हैं 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लॉन्च करते हैं। तो इसीलिए हम आपको बोले कि आप टाइम जोन के से समझना चाहेंगे जब इकोनॉमिक्स को, तो बहुत इजी आपके लिए होगा। और इसीलिए देखिए, उसी समय कौटिल्य आते हैं, उसी टाइम की बात नहीं, कौटिल्य तो बहुत पहले आते हैं, चंद्रगुप्त के टाइम के हैं, और ये बहुत पहले जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक ही में था, और ये तो बहुत बाद में यहाँ डेवलप होता है, ठीक है। मगर फादर तो हम लोग इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ को ही कहते हैं, ठीक। तो यही आप लोगों को हमें बताना था। तो ये समझ लीजिए पहले कि ये देख लीजिए कि वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में कुछ छूट रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यही इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अर्थव्यवस्था में हमारे पास क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और हम लोग मैक्सिमम फाउंड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए, एडम स्मिथ हैं जो वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इसको लॉन्च करे थे 1776 में, इसको प्रकाशित किए थे और ये सिद्धांत दिए थे। और इनको क्या कहा जाता है, विश्वजनक भी कहा जाता है। किनको, इन्हीं को फादर कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो हम लोग का सेक्टर है, वो सेक्टर 3 सेक्टर में बांटते हैं। देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट और फिफ्थ भी आता है, मगर फिलहाल में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की जब बात कर रहे होते हैं तो 3 सेक्टर में बांटते हैं। तो किस किस सेक्टर में बांटते हैं, हमारा पहला प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्सरी है, ठीक है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्टिविटीज के बारे में और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में इसमें बांट रहे होते हैं। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइमरी सिंपल सी बात है कि जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर यानी जो हमें फाइंड रिसोर्स होता है, नेचुरल, जो भी हमें नेचुरल रिसोर्स से फाइंड होता है, नेचुरल रिसोर्स से फाइंड होता है, यानी हमें सीधा सीधा ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी क्या बोलते हैं, जिसमें इंडस्ट्री वगैरह और जिसका रॉ मटेरियल हम लोगों को तो नेचुरल रिसोर्स से ही मिलता है, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बताएंगे। और टर्सरी में क्या हो गया, हमारा सर्विस हो गया, गुड्स एंड सर्विस, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए, ठीक है, सर्विस हो गया और गुड्स हो गया, ये हमारा किस में आता है, ये हमारा
टर्सरी में आता है। और अभी हम आपसे फोर्थ की भी बात कर रहे थे, क्वाड्रेंट की भी बात कर रहे थे। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जैसे कोई बुक लिख देते हैं और उनको अथॉरिटी या रॉयल्टी आप जिसको बोलते हैं मिल जाती है, ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। एक गवर्नमेंट जो है ये फिफ्थ और फोर्थ दोनों में काउंट किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड आपको पता है जो बहुत बड़ी कंपनी हो, ठीक है, या गवर्नमेंट हो, जहाँ फिक्स सैलरी हो, सर्टेन टाइम पे आपको मिलता हो, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपका फिक्स सैलरी ना हो। फिक्स सैलरी कहने का मतलब ये है कि फिक्स टाइम पर फिक्स सैलरी आपको मिलना, सर्टेन अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, और टाइम भी फिक्स नहीं है। जैसे छोटी मोटी कंपनी हो गई या छोटा मोटा शॉप हो गया, प्राइवेट नौकरी हो गई, वो सब आपके किस में आता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। फिर आपकी बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर यहाँ पे होता है, और फिर होता है प्राइवेट सेक्टर, और फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग जॉइंट सेक्टर के बारे में, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। तो पब्लिक सेक्टर को सीधा सीधा समझ लीजिए, जो हमारी पीएसयू वाली कंपनियाँ हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब है जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है? पब्लिक सेक्टर में आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब ये है कि इनका मेन पर्पस होता है कि हम प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है, और प्रॉफिट कमा सकें इस तरीके का इन लोग का पर्पस होता है। और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि रूल रेगुलेशन को हम वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्राइवेट सेक्टर आपको मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे, ठीक, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया या फिर जियो हो गया, ठीक है, जियो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि आकर मोनोपोली क्रिएट कर गया है ना, इस वजह से, ठीक है। फिर आइए ज्वाइंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप होता है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी जो भी हमारी सरकार होती है और प्राइवेट की भी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर किसको बोलते हैं? जहाँ पे क्या होता है, देखिए, जैसे कोऑपरेटिव बैंक आप एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, ज्वाइंट का सीधा सीधा एग्जांपल आप मेट्रो ले सकते हैं। जो मेट्रो चल रहा है वो सीधा सीधा एग्जांपल है आपका। मेट्रो जो चल रहा है, जैसे लखनऊ में है, दिल्ली में है, और जल्द ही आपके प्रयागराज में भी आने वाला है। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं, जहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर किसको बोलते हैं? जहाँ पे देखिए रूल रेगुलेशन तो गवर्नमेंट की ही रहेंगे, और वहाँ के जो वर्कर होंगे मैक्सिमम क्या होंगे कि वो प्राइवेट होंगे। वैसे कोऑपरेटिव, जैसे बैंक है आपके, आईसीआई बैंक हो गया, ये सब कोऑपरेटिव में आते हैं। आईसीआई बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का क्या है कि देखिए यही अब डिफिनीशन आ गया प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी में है जब हमारा आय का सोर्स जो है, यानी सोर्स ही होता है जो सीधे नेचुरल से यानी नेचर से मिलता है, डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा होता है, उसे प्राथमिक सोर्स यानी प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब क्या है? खासकर इनको जरूर याद रखिएगा। खनन जो होता है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? एक कारखाने शामिल होते हैं, जो इंडस्ट्री की बात बोले हम, तो एक कारखाने यहाँ पे शामिल होता है और ये निर्माण करते हैं तथा विनिर्माण भी करते हैं, जैसे आटा की चक्की, गन्ना मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया। और ये सर्विस सेक्टर, इसको अभी हाँ सर्विस फिर देते हैं तो बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी क्या है? टर्सरी में आपका नौकरी, सेवा, दुकान, जितना भी है गुड्स एंड सर्विस, वो सब आपके किस में आते हैं? टर्सरी में। हॉस्पिटल है, कोचिंग है, कम्युनिकेशन है, शिक्षा है, नौकरी है, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखिए, एक आपको यहाँ पे पहले हम समझा ले। देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्कर हैं हमारे हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। प्राइमरी को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं और सेकेंडरी को 2 से और टर्सरी को 3 से, ठीक है।
मगर सबसे ज़्यादा अगर वर्कर का नंबर से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, प्राइमरी में है, ठीक है, वर्कर की नंबर। मगर हमें ऑफ्टेन कहाँ से होता है, रिन्यू की बात करेंगे हम लोग, ये मैक्सिमम लोगों को वर्कर ये देते हैं, और सेकेंडरी में फिर है, ठीक है, और फिर टर्सरी में आपके वर्कर भी अधिक हैं और रिन्यू भी जनरेट होता है। मगर रिन्यू की जब बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, टर्सरी से। टर्सरी से हमें रिन्यू सबसे ज़्यादा मिलता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी से रिन्यू हमें कम मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए आइए, यही स्टेटमेंट था कि तृतीय सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे लोगों का विकास होता जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीयक में चले जाते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र की योगदान यानी रेन्यू जनरेट करने में इनका जो योगदान है वो कितना है, 70%, और सेकेंडरी का 29%, और टर्सरी का देखेंगे 55%। तो देखिए टर्सरी क्या है कि सबसे ज़्यादा हमारा क्या करता है, रिन्यू जनरेट करता है, यानी हमें देता रहता है, सबसे ज़्यादा यहाँ से पैसे जनरेट होते हैं, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग का देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अभी हम जो बात कर रहे थे वही डिफिनीशन लिखा हुआ है, जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों निश्चित हो यानी सर्टेन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे बड़ी कंपनियां हो गई, सरकारी नौकरी हो गया, ये सब, रेलवे हो गया और सेना हो गया, ये सब हम लोगों का क्या होता है, संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें नौकरी, समय, वेतन, छुट्टी तीनों अनिश्चित होता है। जैसे एग्रीकल्चर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। कपड़ा उद्योग को ये बस याद रखिएगा, कपड़ा जो उद्योग है यानी टेक्सटाइल जितनी भी कंपनी है वो हमारे यहाँ सबसे लार्ज है मगर अनऑर्गेनाइज्ड है, ये थोड़ा दिक्कत की बात है, इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और निजी सेक्टर किसको बोलते हैं, जहां सीधा सीधा एक व्यक्ति के हाथ में पावर होता है, उसको निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस हो गया और इसी के बेस पे जियो वगैरह भी कह सकते हैं। टाटा की कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसमें कुछ कंपनियां आपके निजी हैं, बाकी वो दे चुके हैं तो उसको काउंट मत करिएगा। कुछ स्पेसिफिक ऐसे कंपनी सिर्फ टाटा लिखा हुआ है तो निजी में ही आएगा। सार्वजनिक कहने का मतलब ये होता है पब्लिक सेक्टर, जो हमारा होता है विकास और समाज के कल्याण के लिए जो ध्यान देता है वो उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ये पब्लिक सेक्टर की डिफिनीशन रहा है। जैसे कंपनी हो गया और रेलवे हो गया और महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनी, ये सब। महारत्न और नवरत्न कंपनी तो जानते होंगे ना, महारत्न कंपनी हमारे यहाँ 9 कंपनियां हैं, इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि महारत्न कंपनी हमारे पास कितने हैं, 9 है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए पीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें निजी और सार्वजनिक कहने का मतलब सरकार का और दोनों का पार्टनरशिप होता है, भागीदारी होती है, प्राइवेट पर्सन का भी और गवर्नमेंट का भी, तो इसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। और इसी को यहाँ पे थोड़ा ये गलत है, इस जगह गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव में सीधा सीधा ये तो निर्देश जो देते हैं वो निर्देश देते हैं आपके क्या सरकार के निर्देश होते हैं, मगर वर्कर जो होते हैं हमारे यहाँ प्राइवेट होते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक इसको बोलते हैं। अब उत्पादन के बेस पे यानी प्रोडक्शन के बेस पे हम लोग 4 चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। 4 चीज़ों किस किस पे, कैपिटल पे डिपेंड होते हैं, लैंड पे डिपेंड होते हैं यानी भूमि पे, लेबर पे, और इंडस्ट्री यानी इंटरप्रेन्योर यानी कंपनी को देख रेख करने वाले पर्सन हो। इन चीज़ों पे हम लोग यहीं से क्या होता है, हम लोगों के पैसे क्रिएट होते हैं, रिन्यू जनरेट होता है। पैसा बोलना थोड़ा इकोनॉमिक्स में डिफिकल्ट होता है, उसको एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए इसके बाद कुछ और बचा नहीं बचा, ठीक है। तो इतनी बातें हम आपसे करें तो अल्टीमेटली आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कि सर इस टॉपिक को और बताइए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले लेक्चर में अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।